एक गांव में आर्यन और राहुल नाम के दो सौतेले भाई रहा करते थे। आर्यन जहां वेज बिरयानी का ढाबा चलाता था, तो वहीं राहुल अपने पिता के छोटे से खेत में स्ट्रॉबेरी उगाकर बेचा करता था। एक शाम जैसे ही राहुल अपने घर में घुसता है, तभी उसके पिता कैलाश गुस्से से राहुल से कहते हैं, राहुल, कल से तुम स्ट्रॉबेरी के खेत में नहीं जाओगे। मैं वहाँ पर स्ट्रॉबेरी की जगह पर किसी और फल की खेती करूंगा। आप जानते हैं पिताजी कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते पिताजी कि ऐसा करने से आपको मेरी सौतेली माँ ने मना किया है। राहुल की बात सुनकर राहुल की सौतेली माँ कमला गुस्से से राहुल से कहती है, हाँ, मैंने मना किया है तो क्या कर लोगे तुम? अरे दिन भर कोई काम धंधा तो करते नहीं, सारा दिन निठल्ले बनकर खेत में घूमते रहते हो। अरे मेरे बेटे आर्यन से कुछ सीखो। देखो वो अपने ढाबे में वेज बिरयानी बेचकर कितना कमाता है। अगर आर्यन इतना ही कमाता है तो आपको मेरी माँ के खेत पर बुरी नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है। उस स्ट्रॉबेरी के खेत से मेरी माँ की यादें जुड़ी हुई हैं। इतना बोलकर राहुल अपने कमरे में चला जाता है। राहुल को गुस्से में देखकर उसकी पत्नी अर्चना उससे कहती है, आपको इस तरह से पिताजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम जानती हो अर्चना कि मेरी सौतेली माँ हमेशा पिताजी को मेरे खिलाफ भड़काती है। हाँ जानती हूँ, लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर किसी दिन पिताजी ने अपनी माँ की बातों में आकर हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया तो हम क्या करेंगे? वैसे भी आप स्ट्रॉबेरी बेचकर जितनी भी कमाई करते हैं सब अपने पिता के हाथ में रख देते हैं, जबकि आपका सौतेला भाई जितना भी कमाता है एक भी फुट्टी कौड़ी घर पर नहीं देता। अगले दिन राहुल खेत में चला जाता है। राहुल के खेत में जाते ही आर्यन अपनी माँ से कहता है, माँ, आप तो कह रही थी कि पिताजी खेत मेरे नाम कर देंगे। तो चिंता मत कर बेटा, मैं आज तेरे पिताजी से बात करके मामले को सुलझा के रहूंगी। कुछ देर बाद कमला कैलाश के कमरे में आकर गुस्से से बोलती है, शादी से पहले तो आपने मेरे घर वालों से कहा था कि आप मेरी हर बात मानेंगे। आखिर मैंने तुम्हारी कौन सी बात नहीं मानी कमला? तो फिर उस स्ट्रॉबेरी के खेत को मेरे बेटे के नाम करवा दीजिए। कमला, घर को तो मैं पहले ही तुम्हारे नाम करवा चुका हूँ। अगर स्ट्रॉबेरी का खेत भी मैं आर्यन के नाम करवा दूंगा तो फिर राहुल क्या करेगा? वो तो बेचारा आर्यन की तरह पढ़ा लिखा भी नहीं है। सही कहा आपने, राहुल आपका सगा बेटा है ना, इसलिए वो आपको बेचारा लग रहा है। और आर्यन मेरे पहले पति का बेटा है, तो आपको उसका ख्याल क्यों आएगा? रो मत कमला, अगर तुम्हारी यही जिद है तो फिर मैं आज ही आर्यन को लेकर तहसील चला जाता हूँ और अपना खेत उसके नाम कर देता हूँ। कैलाश उसी समय अपने सौतेले बेटे आर्यन को लेकर तहसील चला जाता है और अपना खेत उसके नाम करवा देता है। शाम को जैसे ही राहुल घर पर आता है तो कैलाश उससे कहता है, मैंने खेत आर्यन के नाम करवा दिया है राहुल। बेहतर होगा कि अब तुम कल से खेत में ना जाओ। ये सुनकर राहुल बुरी तरह से चौंक जाता है। ये तो मेरे साथ अन्याय है पिताजी, आपको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे अब अधिकार बताने लगे। मेरे अधिकार कितने हैं शायद तुम नहीं जानते। जाओ, इसी समय अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से निकल जाओ। वैसे भी ये घर मेरे नाम पर है और मेरी भी मर्जी नहीं है कि तुम यहाँ पर रहो। राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी पत्नी को लेकर घर से बाहर निकल जाता है। अर्चना रोती हुई राहुल से कहती है, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। अब हम कहाँ जाएंगे? हम ये गांव ही छोड़ देंगे और दोबारा यहाँ पर कभी नहीं आएंगे। लेकिन जाने से पहले मैं एक बार अपनी स्ट्रॉबेरी के खेत में उस जगह पर कुछ देर बैठना चाहता हूँ जहाँ पर मेरी माँ बचपन में मुझे बिठाकर मुझसे बातें किया करती थी। राहुल रात के ही समय अर्चना को स्ट्रॉबेरी के खेत में ले जाता है और उस जगह बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। तभी राहुल के कानों में एक औरत की आवाज टकराती है, तुम तो कौशल्या के बेटे हो ना? आप मेरी माँ को जानती थी? हाँ, अच्छी तरह से। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी इंसान थी। उसने ही मुझ विधवा को सहारा दिया था।
लेकिन तुम अपनी पत्नी के साथ इतनी रात को यहाँ क्यों रो रहे हो बेटा? राहुल उस बूढ़ी औरत को सारी घटना बताता है। लेकिन आप यहाँ पर इतनी रात में क्या कर रही हैं? जिस जगह पर बैठकर तुम रो रहे हो, आज रात वहाँ पर कुछ खास स्ट्रॉबेरी उगेंगी जो कि जादुई स्ट्रॉबेरी होंगी। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम मेरे साथ चलो। मैं जिस घर में रहती हूँ वो घर भी तुम्हारी माँ का ही दिया हुआ है। उस औरत ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ उस जगह पर ढेर सारी स्ट्रॉबेरी उग जाती हैं। राहुल और उसकी पत्नी इस दृश्य को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वो औरत स्ट्रॉबेरी को लेकर राहुल और उसकी पत्नी को अपने घर ले आती है। तुम्हारी माँ एक बहुत अच्छी जादूगरनी थी। वो जादू से स्ट्रॉबेरी उगाया करती थी। उसके देहांत के बाद जादुई स्ट्रॉबेरी सिर्फ उसी जगह पर उगती है जहाँ पर वो बैठा करती थी। लेकिन किस तरह की जादुई स्ट्रॉबेरी? अगर तुम इन जादुई स्ट्रॉबेरी को किसी भी भोजन में डाल दोगे तो वो इतना स्वादिष्ट हो जाएगा कि खाने वाले अपनी उंगलियां तक खा जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं एक नया पकवान बनाऊंगा, जादुई स्ट्रॉबेरी बिरयानी। ये आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूँ। मेरा सौतेला भाई वेज बिरयानी बनाकर अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। मैं जादुई स्ट्रॉबेरी बिरयानी बनाकर अपनी माँ का नाम रोशन करूंगा। और तुम्हें उस जादुई स्ट्रॉबेरी बिरयानी बनाने की रेसिपी मैं बताऊंगी। अगले दिन राहुल उस औरत के साथ स्ट्रॉबेरी बिरयानी बनाने में लग जाता है और अपने सौतेले भाई आर्यन के ढाबे के सामने ठेला लगाकर आवाज लगाने लगता है। अरे भैया, स्ट्रॉबेरी बिरयानी खा लो। जो भी इस स्ट्रॉबेरी बिरयानी को खाएगा उंगलियां चाटते रह जाएगा। तभी उसका भाई आर्यन मजाक उड़ाते हुए कहता है, मुझे तो लगा था कि घर से निकलने के बाद तुम अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे, लेकिन तुम तो बड़े ही बेशर्म निकले। और तो और स्ट्रॉबेरी बिरयानी बनाने की जो मूर्खता का काम तुमने किया है वो तो तुम्हें और बर्बाद करके छोड़ेगी। भला तुम क्या जानो कि बिरयानी कैसे बनाई जाती है। कुछ ही देर में एक ग्राहक राहुल के पास आकर कहता है, ओ भैया, पनीर बिरयानी, मटर बिरयानी, नॉनवेज बिरयानी के बारे में तो सुना था, लेकिन स्ट्रॉबेरी बिरयानी के बारे में पहली बार सुन रहा हूँ। एक बार खाकर तो देखिए। एक प्लेट कितने की है? आप मेरी दुकान के पहले ग्राहक हैं, इसलिए आपके लिए एक प्लेट मुफ्त है। ग्राहक जैसे ही स्ट्रॉबेरी बिरयानी खाता है वो खुश होकर 500 का नोट राहुल को देकर कहता है, ये लो भैया, तुम्हारी स्ट्रॉबेरी बिरयानी खाकर तो मजा आ गया। मैं शहर जा रहा हूँ, अपनी बहन के पास। एक प्लेट पैक कर दो भैया। राहुल खुशी खुशी स्ट्रॉबेरी बिरयानी पैक करके उस ग्राहक को दे देता है। ग्राहक उस स्ट्रॉबेरी बिरयानी को शहर ले जाता है। अगले दिन राहुल के ठेले के सामने बहुत अमीर लोग खड़े होते हैं। राहुल उन अमीर लोगों को देखकर चौंक जाता है। आप लोग तो इस गांव के नहीं लगते। शहर का एक व्यक्ति राहुल से कहता है, हम जिस कॉलोनी में रहते हैं, कल उस कॉलोनी के एक फ्लैट में बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही थी। हम जब देखने के लिए पहुंचे कि आखिर वहाँ पर क्या पक रहा है, तब हमें पता चला कि वहाँ पर तुम्हारी बनी हुई स्ट्रॉबेरी बिरयानी रखी हुई है। इसीलिए हम सब यहाँ पर तुम्हारी स्ट्रॉबेरी बिरयानी खाने के लिए आए हैं। कुछ दिनों में राहुल का धंधा जम जाता है। राहुल एक बहुत अच्छा ढाबा बनवाता है और वहाँ पर स्ट्रॉबेरी बिरयानी बेचने लगता है। ये देखकर उसका सौतेला भाई आर्यन जलते हुए अपनी माँ से कहता है, मैंने सोचा था कि घर से निकलने के बाद राहुल भीख मांगेगा, मगर वो तो और अमीर हो गया। तू चिंता मत कर बेटा, वो चाहे जितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, मगर वो मूर्ख ही रहेगा। अगले दिन कमला अपने बेटे आर्यन के साथ राहुल के ढाबे पर जाकर राहुल से कहती है, मैं एक ग्राहक बनकर आई हूँ, तुम मुझे और मेरे बेटे को अपनी स्ट्रॉबेरी बिरयानी नहीं खिलाओगे? राहुल आर्यन और अपनी सौतेली माँ के लिए एक प्लेट बिरयानी लगवा देता है। तभी कमला नजर बचाकर
बिरयानी में एक पदार्थ डाल देती है और चुपचाप स्ट्रॉबेरी बिरयानी खाने लगती है। ये तो बहुत ही बकवास है। पता नहीं लोगों को इसमें क्या पसंद आ गया है। इससे ज्यादा तो अच्छी बिरयानी मेरा बेटा आर्यन बनाता है। चलो आर्यन। कमला आर्यन को लेकर वहाँ से चली जाती है और इंतजार करने लगती है ग्राहकों के बीमार पड़ने का, क्योंकि कमला ने पेट खराब करने की दवाई बिरयानी में मिला दी थी। मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। कमला घर पर आर्यन से कहती है, समझ नहीं आता ग्राहकों के पेट क्यों नहीं खराब हुए। तभी वहाँ पर राहुल पुलिस लेकर आ जाता है। अपनी माँ और अपने सौतेले भाई की ओर देखकर पुलिस वालों से कहता है, गिरफ्तार कर लीजिए इन लोगों को। हमने क्या किया है? तुम बिरयानी में पेट खराब करने की दवाई मिलाने से पहले शायद भूल गई थी कि मैंने अपने ढाबे में सीसीटीवी कैमरास भी लगवा दिए हैं। तभी वहाँ पर राहुल के पिता कैलाश आते हैं और अपनी पत्नी की ओर देखकर गुस्से में कहते हैं, एक तो तुमने धोखे से मेरा घर अपने नाम करवा लिया और मुझे बातों में बहला फुसलाकर मेरा स्ट्रॉबेरी का खेत भी आर्यन के नाम करवा दिया। और जब राहुल ने मुझसे पैसे लिए बगैर तरक्की की तब तुम मुझसे जलने लगी। इसका मतलब राहुल सही कहता था, तुम राहुल को कभी पसंद ही नहीं करती थी। इतना बोलकर कैलाश पुलिस वालों से कहता है, इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। पुलिस कमला और आर्यन को गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। कैलाश अपने बेटे से कहता है, मुझे माफ कर दो बेटा और अपने घर आ जाओ। तुम्हारी माँ का स्ट्रॉबेरी का खेत तुम्हारा ही रहेगा। पिताजी, वो खेत कल भी मेरा ही था और आज भी मेरा ही है। कुछ समय बाद राहुल अपनी पत्नी के साथ फिर से अपने घर पर रहने लगता है और अपने गांव में अपनी माँ के नाम का एक 5 स्टार होटल बनवाकर जादुई स्ट्रॉबेरी बिरयानी बेचने लगता है और उसकी जादुई स्ट्रॉबेरी बिरयानी सारे विश्व में प्रसिद्ध हो जाती है। एक गांव में दिशा नाम की एक लड़की अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहा करती थी। दिशा के माता पिता वेज पुलाव का ठेला लगाकर बेचा करते थे। दिशा एक 20 वर्षीय युवती थी जो दिन भर किताबों में डूबी रहती है। एक दिन उसकी माँ अनीता दीक्षा से बोली, तुम दिन भर किताबों में ही डूबी रहती हो, थोड़ा बहुत अपनी माँ के कामों में भी हाथ बटा लिया करो। विवाह के बाद ये तुम्हारे काम आएगा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? घर का सारा कामकाज करना तो मैं जानती हूँ और मैंने आपसे भोजन बनाना भी सीखा है। पिताजी तो मेरे हाथ के बने हुए भोजन की बहुत तारीफ करते हैं। वो तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन दिन भर किताबों में डूबे रहने से क्या हासिल हो जाएगा? भला आज तक किसी स्त्री को पढ़ लिख कर कुछ मिला है क्या? अंत में तो उसे विवाह के बाद चूल्हा चौका ही संभालना पड़ता है। ऐसा नहीं है माँ, अगर मैं दिन भर किताबों में डूबी रहती हूँ तो उसका भी एक कारण है। किताबें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं माँ। मैं जीवन में कुछ नया करना चाहती हूँ। दीक्षा की बात पर अनीता दीक्षा से कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर दीक्षा के पिताजी आ गए। अरे मेरी बेटी दीक्षा बिल्कुल सही बोल रही है, अनीता उसे पढ़ने दो। मैं तो बस यही कहना चाह रही थी जी कि हमें बिटिया को पढ़ा लिखा कर क्या नौकरी करवानी है? अंत में उसका विवाह ही तो करना है। ऐसा नहीं सोचते अनीता। अगर दीक्षा बिटिया शिक्षित हो जाएगी तो सोचो उसे अपनी शिक्षा से कितना फायदा पहुंचेगा। वो अपने पति के ऊपर बोझ नहीं होगी। और वैसे भी आजकल के दौर में लड़कियां पुरुषों से पीछे हैं क्या? वो पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। पिताजी, मेरे स्कूल में 2 दिनों के लिए जंगल में एक टूर जा रहा है, क्या मैं जा सकती हूँ? लेकिन मैम ने 500 रुपए मांगे हैं। बेटी, मैं तुम्हें कभी मना नहीं करता, लेकिन तुम तो जानती हो कि आजकल धंधा कितना मंदा हो गया है। मैं तुम्हारे स्कूल की फीस भी कितनी मुश्किलों से जमा कर पाता हूँ। टूर पर जाने के लिए स्कूल वालों ने कुछ अतिरिक्त रुपए तुमसे मांगे हैं, जो इस समय मेरे पास नहीं है बेटा। रमन की बात सुनकर दीक्षा का चेहरा उतर गया। अपनी बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखकर रमन भावुक होकर बोला, लेकिन तुम चिंता मत करो, कल मैं किसी ना किसी से पैसे उधार मांगकर तुम्हें दे दूंगा। रमन की बात सुनकर दीक्षा खुशी से चहक उठी। ये क्या जी, अब आप बिटिया के लिए पैसे भी उधार लेंगे? कोई बात नहीं, बेटिया पढ़ लिख जाएगी तो हो सकता है वो आगे चलकर हम दोनों का ही सहारा बने। लेकिन हमें परसों मकान मालिक का किराया भी देना है।
अगले दिन रमन फिर से अपना ठेला लेकर बस स्टैंड के पास चला गया, मगर वो यही सोचता रहा कि आखिर वो पैसे किससे उधार मांगेगा। तभी उसे दूर से गांव का मुखिया आता हुआ नजर आया, जो उसी के पास आ रहा था। नमस्ते नमस्ते मुखिया जी। अरे अरे नमस्ते नमस्ते रमन, नमस्ते। और सुनाओ, कैसे हो? धंधा कैसा चल रहा है तुम्हारा? बाजार अभी बहुत सुस्त पड़ा है मुखिया जी। पहले पुलाव शाम तक बिक जाता था, लेकिन अब तो कभी कभी भगोने में पुलाव ऐसे की ऐसे ही रखी रहती है। अरे अरे रमन, आजकल चाइनीज फूड का दौर है। भारत में तरह तरह के व्यंजन बन रहे हैं। ऐसे में तुम्हारी देसी पुलाव कौन खाना पसंद करेगा? गांव का नक्शा पहले जैसा नहीं रहा। गांव के लोग भी बहुत बदल चुके हैं। मुखिया जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ, बोलो, क्या बात करनी थी? मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। कितने पैसे चाहिए थे? जी, मुझे 2000 रुपए की जरूरत थी। वो क्या है कि कल मुझे 1500 रुपए मकान का किराया देना है और 500 रुपए बेटिया के स्कूल में जमा करने हैं। अरे तो दीक्षा बेटी की स्कूल की फीस जमा नहीं हुई क्या? जी, वो तो मैंने कब की जमा कर दी मुखिया जी। क्या है कि स्कूल की तरफ से बेटिया का टूर जा रहा है जंगल, तो बेटिया का बड़ा मन है उस टूर में जाने का, और स्कूल वाले 500 रुपए मांग रहे हैं। अरे तुम्हें क्या हो गया है रमन? तुम्हारा धंधा वैसे ही मंदा चल रहा है ऊपर से तुम्हें मकान का किराया भी देना है। ऐसे में बिटिया को टूर पर भेजना जरूरी है क्या? बिटिया को पेड़ पौधों से बहुत प्रेम है मुखिया जी, और वो दिन भर इसी के बारे में किताबों में पढ़ती रहती है। अगर आज शाम को मैं उसे पैसे नहीं दे पाया तो बिटिया का दिल टूट जाएगा मुखिया जी। मुखिया रमन की बात सुनकर रमन को बहुत गौर से देखने लगा। तभी मुखिया का साथी अभिमन्यु वहां पर पहुंच गया। अभिमन्यु एक खराब स्वभाव का व्यक्ति था, जो मुखिया के हमेशा कान भरता रहता था। अभिमन्यु उन दोनों की बातें काफी देर से सुन रहा था। अभिमन्यु मुखिया के कान में बोला, अरे सोचते क्या हो मुखिया जी, 1000 रुपए की बात है, दे दीजिए। वैसे भी रमन का ठेला कम से कम 10,000 रुपए का होगा। इस वक्त रमन का धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, वो आपके पैसे नहीं चुका पाएगा। उसके बदले आप उसका ठेला रख लेना, पूरे 8,000 रुपए का फायदा होगा। अभिमन्यु की बात मुखिया के दिमाग में बैठ गई। अरे ये पैसे कब तक दोगे मुझे? मुखिया जी, मुझे बस 2 महीने का समय दे दीजिए। इससे पहले मैंने आपसे ना जाने कितनी बार पैसे उधार लिए हैं, लेकिन हमेशा चुका दिए हैं। अरे उस वक्त की बात अलग थी रमन, लेकिन इस वक्त की बात अलग है। मैं कुछ समझा नहीं मुखिया जी। अरे देखो रमन, आजकल सभी का धंधा बहुत मंदा चल रहा है। मेरा भी व्यापार थोड़ा सा मंदा ही चल रहा है, तो इसलिए मुझे पैसे जल्दी चाहिए। और दूसरी बात, मुझे गिरवी रखने के लिए भी कोई सामान चाहिए। मुखिया की बात सुनकर रमन बुरी तरह से चौंक पड़ा। रमन जानता था कि मुखिया अंदर से अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था। रमन समझ गया कि मुखिया के कान कुछ सेकंड पहले किसी और ने नहीं, बल्कि अभिमन्यु ने ही भरे थे। मगर रमन मजबूर था, क्योंकि मुखिया के अलावा गांव में कोई भी 2000 रुपए रमन को नहीं दे सकता था। मेरे पास क्या है मुखिया जी, गिरवी रखने के लिए सिर्फ एक किराए का मकान है। और क्या आपको मेरी जुबान पर भरोसा नहीं है? अरे भरोसे के जमाने चले गए रमन। तुम्हारा ये ठेला किस दिन काम आएगा? अगर तुम मुझे 1 महीने के अंदर अंदर पैसे नहीं दे पाए तो मैं ये तुम्हारा ठेला जब्त कर लूंगा, और तुम्हें इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। रमन गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, ठीक है मुखिया जी, जैसे आपकी मर्जी। मुखिया मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। शाम को रमन ने 500 रुपए अपनी बेटी दीक्षा को दे दिए। दीक्षा खुशी से बाहर चली गई और रमन ने सारी बात अपनी पत्नी अनीता को बता दी। ये क्या किया आपने? आपको अच्छी तरह से पता है कि अभिमन्यु अच्छे स्वभाव का व्यक्ति नहीं है। मुखिया जी एक अच्छे स्वभाव के और दयालु व्यक्ति हैं। जरूर अभिमन्यु की तुम्हारे ठेले पर नियत खराब होगी। मुखिया जी तुम्हारा ठेला लेकर क्या करेंगे? वो जरूर तुम्हारे ठेले को अभिमन्यु को ही दे देंगे। तुम्हारे पास जब ठेला ही नहीं रहेगा तो फिर तुम क्या करोगे? तब तक कोई ना कोई प्रबंध हो जाएगा। वैसे भी हमें कल मकान मालिक का किराया चुकाना तो है ही। 1500 रुपए तो मुझे वैसे भी मुखिया जी से मांगने पड़ते। अगले दिन दीक्षा जंगल में टूर पर चली गई।
दीक्षा जंगल के घने पेड़ों को बहुत गौर से देख रही थी। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी और वो बूढ़ी औरत केले के पत्तों में कुछ पका रही थी। केलों के पत्तों में से बहुत अच्छी सुगंधित महक उठ रही थी। दीक्षा अपने आप को रोक नहीं पाई और उस बूढ़ी औरत के पास चली गई। ये क्या है माँ जी? ये केलों के पत्तों की बनी हुई बिरयानी है बेटी। ये कैसे संभव हो सकता है? बिल्कुल संभव हो सकता है बेटी, मैं इस रेसिपी को जानती हूँ। दीक्षा उस बूढ़ी औरत के चेहरे को गौर से देखने लगी। आपके चेहरे की झुर्रियाँ मुझे बता रही हैं कि आप इस जंगल की रहने वाली नहीं हैं और ये रेसिपी भी इस देश की नहीं है। तुम तो बहुत ही विद्वान लड़की हो बेटी, तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया? मैं दिन भर किताब में पढ़ती रहती हूँ, मुझे कुछ नया सीखने का शौक है। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। क्या नाम है तुम्हारा? दीक्षा। दीक्षा, दीक्षा तुमने बिल्कुल सही पहचाना। मैं अपनी जवानी में ही आधी दुनिया घूम चुकी हूँ। मेरे परिवार वाले सभी मुझे छोड़कर विदेश में जाकर शिफ्ट हो गए। उस दिन के बाद इस दुनिया से मेरा दिल बिल्कुल हट गया और मैं जंगलों में ही अकेले रहने लगी। क्या आप मुझे ये रेसिपी सिखाएंगी? अगर कोई और कहता तो मैं उसे मना कर देती, लेकिन तुम बहुत ही विद्वान हो। तुम्हारी आंखों की चमक बता रही है कि तुम्हें आगे बढ़ने का बहुत शौक है। मैं तुम्हें जरूर बनाना सिखाऊंगी। बूढ़ी औरत ने दीक्षा को सारी विधि बता दी। शाम को दीक्षा अपने घर पर चली गई। समय ऐसे ही बीतता रहा। रमन का काम बिल्कुल बंद हो गया और मुखिया अभिमन्यु के साथ आकर रमन का ठेला छीन कर ले गया। रमन का व्यापार बिल्कुल ठप हो गया। उसके ऊपर मकान का किराया भी बहुत अधिक चढ़ गया था। कितनी बार आपको समझाया है, लेकिन आपकी समझ में ही नहीं आया। अरे क्या जरूरत थी बिटिया को इतना ज्यादा पढ़ाने की? अब बताओ, बिटिया को पढ़ा लिखा कर क्या फायदा मिला? बिटिया के स्कूल में जितने भी पैसे खर्च हुए थे, अगर वो पैसे हम जोड़ कर रखते तो आज हमारे कुछ काम आते। अरे इसमें दीक्षा का कोई दोष नहीं है अनीता। तभी वहाँ दीक्षा आकर बोली, पिताजी, मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय बेटी? कुछ महीने पहले जब मैं जंगल में टूर पर गई थी तो मैंने वहाँ पर एक बूढ़ी औरत से बिरयानी की नई रेसिपी सीखी थी। मुझे लगता है कि अगर वही बिरयानी हम अपने गांव में बनाकर बेचें तो हमें बहुत लाभ हो सकता है। ये कैसी बातें कर रही हो बेटी? तुम क्या कहना चाहती हो कि तुम्हारे पिताजी पुलाव वगैरह बनाते थे? अनीता, मुझे लगता है कि दीक्षा बेटी सही बोल रही है। मुखिया जी भी यही बात बोल रहे थे कि आजकल भारत में नए नए व्यंजनों का दौर है। जब तक हम कुछ नया नहीं करेंगे तो ऐसे ही पिछड़ते रह जाएंगे। लेकिन समस्या ये है जी कि बिटिया की बात अगर मान भी ली जाए तो तुम वो बिरयानी बेचोगे कहाँ? ठेला तो वो अभिमन्यु छीन कर ले गया। आप उसकी चिंता मत कीजिए माँ। मैंने अपने घर की आर्थिक स्थिति की चर्चा अपनी टीचर से की थी। उनकी एक दुकान गांव में खाली पड़ी हुई है। उन्होंने मुझसे कहा है कि जब तक तुम्हारे पिता के पास पैसों का प्रबंध नहीं हो जाता तब तक वो दुकान हम लोग ले सकते हैं। दीक्षा की बात सुनकर रमन खुश हो गया। अगले दिन दीक्षा रमन को खेतों में ले गई और अपने पिताजी के साथ बहुत सारे केलों के पत्ते तोड़कर उसे दुकान पर ले आई। रमन और अनीता ने उस दुकान की साफ सुथराई पहले से ही कर रखी थी। दीक्षा ने उन केलों के पत्तों में बासमती चावल कुछ अन्य सामग्री डालकर कुछ ही देर में पत्तों की बिरयानी बनकर तैयार हो गई। उसमें से इतनी अच्छी सुगंधित खुशबू उठ रही थी कि वहां से निकलने वाले लोग खुद को रोक नहीं पाए। एक व्यक्ति तुरंत आकर वहां पर बोला, अरे आपकी दुकान पर तो बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। क्या ये कोई नया होटल है? रमन इससे पहले कुछ बोलता कि तभी दीक्षा उस आदमी से बोली, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये हमारा नया होटल है, केलों के पत्ते की बिरयानी वाला होटल। वो व्यक्ति तुरंत उस दुकान पर एक टेबल पर बैठते हुए बोला, मुझे भी एक प्लेट खानी है। दीक्षा ने उसे गर्मा गर्म बिरयानी परोस दी। वो व्यक्ति देखते ही देखते बिरयानी की 4-5 प्लेट खा गया। मजा आ गया। कितने हुए? 2000 रुपए। उस व्यक्ति ने खुशी खुशी 2000 रुपए दीक्षा को दे दिए।
वो व्यक्ति शहर का रहने वाला था और एक फेमस यूट्यूबर था। अरे इस तरह का व्यंजन मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार खाया। मुझे नहीं लगता कि ये भारत में कहीं और बनता होगा। अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या मैं आपका एक फोटो केलों के पत्तों की बिरयानी के साथ सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकता हूँ? क्यों नहीं, इससे तो हमारे होटल को बहुत फायदा होगा। उस व्यक्ति ने दीक्षा की एक तस्वीर केलों के पत्तों की बिरयानी के साथ खींचकर फेसबुक पर अपलोड कर दी और वहां से चला गया। रमन 2000 देखकर बहुत खुश हुआ। इतने रुपए तो वो 10 दिन में भी नहीं कमा पाता था। देखा अनीता, बिटिया का पढ़ना लिखना कितना काम आया। सोचो अगर हम इसे नहीं पढ़ाते तो आज हमारी क्या स्थिति होती। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे तो अपनी सोच पर अब पछतावा हो रहा है। कुछ ही दिनों में देखते ही देखते दीक्षा का वो फोटो सारे इंडिया में वायरल हो गया। दीक्षा के होटल पर दूर दूर से लोग केलों के पत्तों की बिरयानी खाने आने लगे। कुछ ही महीनों के बाद रमन ने वो दुकान दिव्या के टीचर से खरीद ली। अब रमन का एक बहुत सुंदर मकान बन गया था और वो गांव, दीक्षा का गांव, देश भर में प्रसिद्ध हो गया। और ये बात अभिमन्यु को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो मुखिया से बोला, अरे मुखिया जी, ये तो आपकी इंसल्ट है। आपके गांव का नाम आपकी वजह से नहीं बल्कि दीक्षा की वजह से प्रसिद्ध हो रहा है। मुखिया अभिमन्यु से कुछ बोलता कि तभी मुखिया की पत्नी क्रोधित होकर बाहर निकलकर बोली, अब तुम्हें घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये क्या कह रही हो तुम? अभिमन्यु मेरा साथी है। तुम्हारा साथी नहीं बल्कि तुम्हारा दुश्मन। अरे तुम्हें तो दीक्षा को इनाम देना चाहिए। दीक्षा की वजह से हमारे गांव का नाम कितना प्रसिद्ध हुआ है। हमारे बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है। ये अभिमन्यु दिन भर गांव वालों के खिलाफ तुम्हारे कान भरता रहता है और तुम्हें भड़काता रहता है। इसकी वजह से तुम्हारी छवि कितनी खराब हुई है, तुम्हें इसका अंदाजा भी है? मुखिया को अपनी पत्नी की बात समझ आ गई। उसने अभिमन्यु को धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। शाम को मुखिया और उसकी पत्नी रमन के होटल पर बिरयानी खाने पहुंच गए। अरे मुझे क्षमा कर दो रमन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। अभिमन्यु की बातों में आकर मैंने तुमसे तुम्हारा ठेला भी छीन लिया। ऐसा नहीं है मुखिया जी, ये तो ईश्वर की लीला है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो भला मैं इतना बड़ा आदमी कैसे बनता। लेकिन मैं कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाऊं, आपसे हमेशा छोटा ही रहूंगा, क्योंकि आप हमारे गांव के मुखिया हैं। दीक्षा के केलों के पत्तों की बिरयानी आज भी शहर से लोग खाने के लिए आते हैं।